আমার মানুষ চুপচাপ থাকিব লাগে। এইটো লৈ ইমান ডাঙৰ এটা কজিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আৰম্ভ হ'ব, এইটোৰ বাহানাই মোদী চৰকাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা বিদায়। भारत के प्लुरलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए अगर 2 कानून क्या 3 कानून भी अगर रहे तो बहुत अच्छा है। और प्रधानमंत्री को हम पूछना चाह रहे, यूसीसी की बात करते हैं तो गुजरात में डिस्टर्ब एरियाज एक्ट कैसे रहेगा? बताइए कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है ये। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और जब बात देश की तो यह सवाल बड़ा है कि क्या देश में सबके लिए एक जैसा कानून नहीं होना चाहिए? और क्या यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक देश एक कानून आ गया तो मोदी सरकार की विदाई हो जाएगी? क्या यूसीसी के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का काम हो रहा है? यूसीसी के खिलाफ ओवैसी के मुस्लिम मोर्चे में कौन कौन शामिल है? ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यूसीसी को लेकर देश भर में चर्चा तेज हो चली है। विधि आयोग ने जबरदस्त रिस्पांस को देखते हुए यूसीसी पर सुझाव देने की समय सीमा 2 हफ्ते पहले ही बढ़ा दी है। सरकार मानसून सत्र में इसे संसद के पटल पर रखेगी या नहीं, ये अभी तय नहीं है, बल्कि ये थोड़ा मुश्किल भी लग रहा है। लेकिन इससे पहले ही यूसीसी को मुसलमान विरोधी बताने की होड़ निकल पड़ी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा हिंद के बाद अब दारुल उलूम देवबंद ने भी यूसीसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दारुल उलूम ने विधि आयोग को चिट्ठी लिखकर यूसीसी का विरोध किया है। अपनी चिट्ठी में दारुल उलूम ने लिखा है कि सभी समुदाय के लिए यूसीसी आवश्यक नहीं है। दारुल उलूम ने अपनी आपत्ति में लिखा है कि यूसीसी से सभी व्यक्तिगत धार्मिक कानून को दूर रखा जाए और यूसीसी को विवाद, तलाक, विरासत को नियंत्रित करने वाला कानून बताया। दारुल उलूम ने यूसीसी को धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया और लिखा कि इससे सामाजिक अव्यवस्था फैलेगी, धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ कठिनाई बढ़ेगी। इतना ही नहीं, दारुल उलूम ने यूसीसी को विभाजनकारी बताया, यूसीसी को संविधान की भावना के खिलाफ बताया और कहा कि यूसीसी देश को समावेशिता और सहिष्णुता से कई कदम पीछे धकेल देगा। तो ये बातें कही गई हैं दारुल उलूम देवबंद की ओर से। उधर एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने यूसीसी के नाम पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। बदरुद्दीन अजमल ये तक उन्होंने कह दिया कि अगर देश में यूसीसी आ गया तो मोदी सरकार की विदाई तय है। सुनिए। अपने नॉर्थ जाओ अलग कथा, साउथ जाओ अलग व्यवस्था, नॉर्थ ईस्ट जाओ अलग व्यवस्था আছে। নাগাল্যান্ডে অলরেডি না করে দিলে, মিজোরামে না করে দিছে, আমার মেঘালয়ে না করে দিছে, মণিপুরে না করে দিছে। এইটো ক'ত লাগু কৰিব? আমাৰ মানুহ চুপচাপ থাকিব লাগে। এইটো লৈ ইমান ডাঙৰ এটা কজিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আৰম্ভ হ'ব, এইটোৰ বাহানাই মোদী চৰকাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা বিদায় হ'ব। तो बदरुद्दीन अजमल को आपने सुना, कह रहे हैं यूसीसी आ गया देश में तो मोदी सरकार की विदाई हो जाएगी। बदरुद्दीन अजमल तो यह भी कह रहे हैं कि अगर यूसीसी आ गया तो साड़ी पहननी पड़ेगी। सुनकर आप हंसेंगे, सुनिए। आजकल चलते यूनिफॉर्म सिविल कोड, এটা আজকে কালকে এই পার্লামেন্টে উঠবে। আমি সরকারের জিজ্ঞাসা করতে চাই, আপনারা হইয়া বলে ইউনিফর্ম সিভিল কোড লাগাও, কালকে থেকে আমরাও শাড়ি পিনদিব, তোমরাও সবে শাড়ি পিনো। अब आप सोचिए, भड़काने की, बरगलाने की कोई सीमा होती है। लेकिन बदरुद्दीन अजमल को आपने सुना कि यूसीसी आ गया तो साड़ी पहननी पड़ेगी। तो क्या देश के लोग पढ़े लिखे नहीं है क्या अजमल साहब? असदुद्दीन ओवैसी यूसीसी के नाम पर मोदी सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत से उन्होंने खास बातचीत की है और इस बातचीत में ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान एक सिविल कानून से चल ही नहीं सकता। सुनिए। भारत के प्लुरलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए अगर 2 कानून क्या 3 कानून भी अगर रहे तो बहुत अच्छा है। यूसीसी को लेकर तुष्टीकरण के सवाल पर भी असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत की गई। इसमें उन्होंने असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा और प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए। सुनिए। प्रधानमंत्री को हम पूछना चाह रहे, यूसीसी की बात करते हैं तो गुजरात में डिस्टर्ब एरियाज एक्ट कैसे रहेगा? यूसीसी की बात करते हैं तो रिलीजियन कन्वर्जन के लिए परमिशन की जरूरत क्यों पड़ेगी? बताइए कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है ये। 2 दिन पहले ओवैसी ने यूसीसी को हिंदुओं के लिए खतरनाक भी बताया, लेकिन अब मुसलमान क्यों चिल्ला रहे हैं?
फिर मुसलमानों के खिलाफ बताकर एजेंडा क्यों चला रहे हैं? ये सवाल लगातार है। और सवाल तो यह भी है कि अभी फाइनल ड्राफ्ट ही जब नहीं आया तो इससे पहले यूसीसी के खिलाफत क्यों हो रही है? क्यों उसे विभाजनकारी बताया जा रहा है? क्यों उसे धर्मों के खिलाफ बताया जा रहा है? क्या यह प्रोपेगेंडा नहीं है? इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट आगे बढ़ी। पहला सवाल ये कि यूसीसी आ गया तो क्या मोदी की 24 में वापसी नहीं होगी क्या? सवाल यह भी कि ओवैसी के मुस्लिम मोर्चे में कौन कौन शामिल है? यूसीसी पर क्या यह वाकई आर पार की स्थिति है? क्या ओवैसी ने डिक्लेयर कर दिया है कि यह आर पार की जंग है और 24 से पहले अगर एक मैसेज हमने देश में फैला दिया तो उसका फायदा मिल सकता है? सवाल यह भी कि यूसीसी का डर दिखा रहे हैं या वोट बैंक की फिक्र है? चलिए अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वकील हैं। संगीत रागी अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। आसिफ सोहेल पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि यूपी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आसिफ सोहेल, मैं आपसे शुरू करता हूं। मतलब बरगलाने की कोई सीमा होती है। बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं कि साड़ी पहननी पड़ेगी, पहनावा बदल जाएगा। ओवैसी कह रहे हैं कि यह सभी समुदायों के खिलाफ है। ड्राफ्ट आया नहीं, वकील है, बैरिस्टर है, उसके बावजूद बता रहे हैं सबके खिलाफ है। देखिए सर, मैं तो पहले अपनी बात यहां से शुरू करूंगा। देखिए, आर्टिकल 29 ने भारत के मुसलमानों को उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस कल्चर की एक उसमें दिया गया, हम वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ एक मुसलमान को नहीं, ये सारे हिंदूज को, ट्राइबल्स को, क्रिश्चियंस को, सबको इफेक्ट होगी। देखिए, ये इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश कर रहे हैं या जो सो हिंदी सिविल कोड को लाएंगे। और रही बात कुरान, हदीस, शरीयत के अंदर हम कोई इसके अंदर इंटरफेरेंस कभी होने नहीं दिए, आज भी नहीं होंगे, आखिरी सांस तक इस खाले कानून के खिलाफ, यूसीसी के खिलाफ हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। और रही बात दूसरी कि क्लियरली ये बता दिया जाए, मोदी जी ये बता रहे नहीं है ना कि मंदिरों के अंदर पिछले जाति के लोगों को पुजारी की जगह मिलेगी या नहीं, ये नए कानून के अंदर आप वो भी क्लियर करें ना। कि अभी देखिए, जो फिलोखत के मुद्दे हैं, नौकरी के मुद्दे हैं, भूखमरी के हैं, एक मुल्क को अच्छा मजबूत करने की, पर ये मुद्दा सिर्फ 2024 के इलेक्शन के लिए दिख गया है। आसिफ भाई, आपने तमाम आर्टिकल की बात कही, मैं आप ही के पास हूँ सर, आप ही के पास हूँ। आपने तमाम आर्टिकल की बात कही, मैं आप ही के पास हूँ। एक क्रॉस कर रहा हूँ, आप विस्तृत तौर पर जवाब दीजिएगा। खत्म करने दीजिए। अच्छा चलिए, बोलिए सर, मुझे खत्म करने दीजिए। बोलिए, मुझे खत्म करने बोलिए, बोलिए। देखिए, इसमें सिर्फ ये चीज करेंगे, जो मुस्लिम प्रैक्टिस और कल्चर है उसको इलीगल करार दिया जाएगा और जो हिंदू प्रैक्टिस है उसको लिया जाएगा। ये भी बताए ना। देखिए, ये ट्राइबल्स को इफेक्ट होने वाले हैं, क्रिश्चियंस को इफेक्ट होने वाले, या हिंदू अनडिवाइडेड रिबेट को वापस लाएंगे क्या? मैरिज एक्ट को, हिंदू मैरिज एक्ट को खत्म किया जाएगा क्या? ये भी बताए ना। मैं आपको खुले ये आपके माध्यम से फिर से बोलना चाह रहा हूँ, मेरी बात खत्म करने दीजिए। आसिफ भाई, आपने 2 मिनट बोला भाई, एक क्रॉस ले लीजिए, एक क्रॉस ले लीजिए, आपने 2 मिनट सुनिए साहब, सुनिए। कुरान, शरीयत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उसके अंदर हम किसी का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। प्लीज आप क्रॉस लीजिए। आपने तमाम आर्टिकल की बात की, विष्णु शंकर जैन जी जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले क्रॉस, फिर विष्णु जी आपके पास आता हूं। आपने कहा कुरान, सूरा, तमाम बातें कह दी। मुझे एक बात बता दीजिए, यूसीसी में कौन सा ऐसा कुरान का प्रावधान है, कौन सा ऐसी रीति रिवाज है जो आप पालन नहीं कर पाएंगे? नंबर 1। दूसरी चीज, आप बता रहे हैं कि ये सिर्फ, आपने अभी कहा, मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं, आपने कहा कि सिर्फ मुसलमानों के लिए ला रहे हैं। एक लाइन अभी थोड़ी देर पहले आप बोलकर गए कि मुसलमान अपने धर्म, रीति रिवाज का पालन नहीं कर पाएंगे। मेरी एक बात सर, मैं लगातार, आज तक मुझे किसी प्रवक्ता ने, किसी इस्लामिक स्कॉलर ने मुझे सेटिस्फाई नहीं किया इस सवाल पर कि कौन सा धर्म की रीति है जो आप पालन नहीं कर पाएंगे, कैसे इस्लाम में इंटरफेरेंस हो जाएगा, कुरान की कौन सी लाइन है जो यूसीसी आ गई तो आप उस लाइन का पालन नहीं कर पाएंगे। सर, मैं आपको 30 सेकंड अनइंटरप्टेड देता हूं, लेकिन बहुत मुझे सेटिस्फाई करिएगा इस सवाल पर। देखिए सर, आपको अगर सेटिस्फाई होना है ना तो आप बैठिए सामने और आपका ड्राफ्ट भी हमें बताइए। भाई, देश के सामने है। नहीं, आप अभी कह रहे हैं कि ड्राफ्ट बताइए, ड्राफ्ट है नहीं, आप पहले ही बता रहे हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप भड़का नहीं रहे इस देश के मुसलमानों को। एजेंडा जो बनाया जा रहा है ना सर, कौन सा एजेंडा? तो वही है। कौन सा एजेंडा? तो वही है। आसिफ सोहेल, कौन सा एजेंडा? ये एक हिंदू सिविल कोड लेके आने की कोशिश की जा रही है और ये आरएसएस का कोड लाने की कोशिश की जा रही है। आसिफ सोहेल, मालूम है एजेंडा किसे कहते हैं? चलता है। आसिफ सोहेल, मालूम है एजेंडा किसे कहते हैं? संविधान
सर ये मुल्क संविधान से चलता है। ओ भाई संविधान से ही चलता है नागपुर से और चलता है, ना संविधान से ही भारतीय चलेगा, जनता पार्टी से तो चलता है। हैदराबाद से भी नहीं समझिए चलेगा, आप। हैदराबाद से भी नहीं बराबर चलेगा, हैदराबाद से भी नहीं चलेगा। जुल्म होगा ना ये हैदराबाद देश से आवाज नागपुर से हमेशा चलेगा, निकली है। मैं बिल्कुल सहमत हूं। इस मुल्क और एक लाइन और है कि ये की देश बुनियाद हैदराबाद के से भी नहीं अंदर चलेगा। हैदराबाद ने अब सुनिए, हमेशा हिस्सेदारी की है, समझिए आप। अरे तो हिस्सेदारी इस तो मुल्क की भाई हिस्सेदारी बराबर है देश हमारी के हर शहर हिस्सेदारी की है, अकेले हैदराबाद समझे नहीं ना? है, और उसमें बराबर नागपुर भी जब है, जब जुल्म होगा उसमें ना उत्तर इंसाफी प्रदेश के होगी तमाम शहर भी तो है, उसमें हैदराबादी राजस्थान भी बराबर है, आएगा। जयपुर भी समझिए, है, आपको तकलीफ उज्जैन किस भी बात है। की है? आपको उस पर तकलीफ बताइए। किस बात की? वही बोल रहा हूँ ना अब मैं सुन आपको। लीजिए, अब सुन तकलीफ लीजिए किस भाई, बात की आपको? आसिफ सोहेल सुनिए, एक बात कह देता हूं फिर मैं विष्णु शंकर जैन जी पर जाता हूं। एजेंडा मालूम है किसे कहते हैं? आप अभी कह रहे हैं शाम में मिलिए, ड्राफ्ट बताइए, यानी ड्राफ्ट नहीं है भाई आपके पास, फिर भी कह रहे हैं कि एंटी मुस्लिम है, फिर भी कह रहे हैं कुरान के खिलाफ है, ड्राफ्ट नहीं है आपके पास, लेकिन फिर भी आप बता रहे हैं। चलिए विष्णु शंकर जैन जी। 30 सेकंड में आप एक मुल्क का फैसला नहीं कर सकते भाई मैं कह ही नहीं रहा हूं 30 सेकंड में। अच्छा आप कहेंगे 30 सेकंड का वक्त दिया भाई था। साहब, आप फिर 30 सेकंड का वक्त दिया ना। मैंने 30 सेकंड सिर्फ इसलिए दिया था, सुनिए 30 सेकंड सिर्फ इसलिए दिया था कि आप ये बताएंगे कुरान की कौन सी लाइन, कुरान की कौन सी लाइन का पालन मुस्लिम नहीं कर पाएंगे। अगर यूसीसी आ गया तो मुझे सिर्फ आपको मुझे सिर्फ एक लाइन बतानी थी। अरे सर आप तो समझदार हो ना, 30 सेकंड में कई करोड़ लोगों की आस्था और कल्चर और 30 सेकंड दे दूं क्या? और 1 मिनट दे दूं मुझे आप और 1 मिनट दे दूं, कोई बात ही नहीं है। आपका एक माइंडसेट आप बना दिए हैं, वही बात है। चलिए विष्णु शंकर जैन जी, ये खिलाफ नहीं अब रुक जाइए सर, मैं 5 मिनट आपके पास रहा, रुक जाइए। विष्णु शंकर जैन जी संविधान की बात करेंगे, आर्टिकल की बात करेंगे, आर्टिकल 44 पर नहीं जाएंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जरा यूसीसी को मैं वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में रख दूं। मेरे यहाँ भाई ने कहा कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे कुरान में और शरिया में और काफी इस्लामिक लॉज में इंटरफेरेंस हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ कि 112 ऐसे देश हैं जहां पे आज पोलीगैमी बैन है और उसमें काफी इस्लामिक देश भी हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि तुर्कमेनिस्तान, साथ ही साथ टर्की, इन सारी जगहों पे पोलीगैमी बैन है। टर्की में तो टर्की सिविल कोड 1926 आया है जहां पे पोलीगैमी के लिए 5 साल की सजा दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ये कहेंगे, और मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, क्या पोलीगैमी, मल्टीपल मैरिजेस, क्या फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, एज ऑफ मैरिज, नंबर ऑफ मैरिज, ये सब ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं है जिसपे यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए? और क्या ये इस्लाम का इंटेग्रल पार्ट है? और इसीलिए क्या जो इस्लामिक देश है जिन्होंने इसको खत्म किया है, क्या उन्होंने बिना इस्लाम के खिलाफ जाके इसको खत्म किया है? और दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से राकेश जी इसको हाईलाइट करना चाहता हूं, 200 मिलियन US$ करीब फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन से होने वाली बीमारी पे हर साल खर्च किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि ये सबसे घृणित अपराध है, इसको बंद होना चाहिए, इसको खत्म होना चाहिए। साथ ही साथ जो चाइल्ड मैरिजेस की एक प्रथा है उसको खत्म होना चाहिए और उसके लिए पॉस्को का एग्जेम्पशन नहीं मिलना चाहिए। केरला हाई कोर्ट ने खलीदुर रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के जजमेंट में भी कहा है। तो आज तो यहाँ इन सारी चीजों की बात हो रही है। मुझे लगता है यहाँ पे आसिफ भाई भी नहीं कह पाएंगे कि ये हमारे रिलीजन का इंटेग्रल पार्ट है। अभी एक 9 साल की बच्ची का केरला में रेप किया गया और जब कहा गया कि नहीं ये रेप है, इसमें पॉस्को एक्ट अप्लाई होता है, राकेश जी तब मुझे बताइए आप कौन से मुल्क में नहीं, ये तो हम पॉस्को एक्ट पे अप्लाई होता है क्योंकि हमारे यहाँ शादी परमिसिबल है। आपके पास तो सवाल ये है यहाँ पे, अच्छा आसिफ भाई ने बात की, 1 मिनट मैंने आपके ऊपर नहीं बोला, मेरी बात सुन लीजिए, वरना मैं भी आपके बीच में इंटरप्ट कर सकता था। आज आसिफ भाई ने यहाँ पे बात कही, आर्टिकल 29 के तहत मुझे राइट है। मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्ट्रांगली और बोल्डली, आपको रीतियों को प्रोटेक्ट करने का राइट है, कुरीति को प्रोटेक्ट करने का राइट किसी को नहीं है। आज जैन समाज में जो संतारा चल रहा है उसको सुप्रीम कोर्ट में एग्जामिन किया जा रहा है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा। आज जो जितनी आज बलि प्रथा है उसको खत्म किया है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने और इस समय सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। yes. आज दिवाली में कितने पटाखे जले क्या ना जले ये एग्जामिन किया जा रहा है। दही हांडी कितनी ऊंची हो नीची हो ये एग्जामिन किया जा रहा है। जलीकट्टू हो कि ना हो ये एग्जामिन किया जा रहा है। सबरीमाला में कौन अंदर जाए ना जाए ये एग्जामिन किया जा रहा है। तो क्या आपके अंदर जो धर्म में कुरीतियां हैं उसको एग्जामिन करने की क्या संविधान को पावर नहीं है? नहीं उसे तो इंटीग्रल पार्ट बता रहे हैं भाई विष्णु शंकर जैन जी, उससे ये इंटीग्रल पार्ट बता रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास लौटकर। म्यूटिलेशन कैसे इंटीग्रल पार्ट हो सकता है किसी भी धर्म का? नहीं हो सकता है। मनोज यादव जी मुझे बताइए कि कानून में आसिफ 3 लोग इंतजार कर रहे हैं। आसिफ भाई आप बराबर नहीं बोल सकते। सजा आप मुझे बताइए ना सर, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ। ट्रिपल तलाक की बात हो रही है आसिफ भाई, यहाँ पे ट्रिपल तलाक की बात हो रही है। अरे सर आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं। ये आप बताइए, आप अगर तलाक दे, आप डिवोर्स लेंगे
तो 1 साल की सजा, हम देंगे तो 5 साल की। कौन से मुल्क में एक 5 मिनट, साल अब मैं की इस सजा? पर सवाल पूछता हूं। अब रुक जाइए, रुक जाइए। ट्रिपल तलाक के लिए, ओ भाई, ट्रिपल तलाक की कुरीति थी जिसको समाप्त किया गया। आसिफ सोहेल, क्या आप चाहते हैं कि सर, 3 तलाक? आपको अरे रुक मंजूर जाइए है? भाई, तो मैं ये मनोज सर यादव सही जी है। पर जा रहा था, सर, बहुत धैर्य से आपको इंतजार मंजूर कर है, रहे live in हैं, relation सीनियर में नेता है, रहेंगे। आपसे ज्यादा आपको पॉलिटिकल मंजूर है एक्सपीरियंस है कि उनको। आप अब एक रुक जाइए illegal आसिफ affair- इन्होंने सर, मेरी एक भी बात रुक का जवाब जाइए, नहीं दिया है। रुक जाइए, राकेश जी, एक मिनट मैंने इनसे पॉलीगैमी पे बात की, चाइल्ड मैरिज पे बात की, फीमेल जेनिटल पे बात की, इन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया उसको। रुक जाइए आसिफ सोहेल, मुझे बहुत सर, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। रुक यहाँ पर भी नहीं होती जाइए है। आसिफ सोहेल, इस्लाम आसिफ के सोहेल, अंदर देखिए चलिए मैं clearly मनोज यादव जी का रुख बताया करता हूं। प्लीज सबकी आवाज डाउन है, सबकी आवाज डाउन है, प्लीज प्लीज प्लीज। मनोज यादव जी, ड्राफ्ट आया नहीं, फिर भी कहिए कि मोदी सरकार भाग जाएगी, चली जाएगी। दारुल उलूम देवबंद का अलग फतवा, बदरुद्दीन अजमल साहब कह रहे हैं कि साड़ी पहननी पड़ेगी। बरगलाने की कोई सीमा होती है कि नहीं होती है? देखिए राकेश पांडे जी, सबसे पहले मैं आपके उस वक्तव्य से डिबेट शुरू करूंगा जब आपने कहा कि ये देश हैदराबाद से नहीं चलेगा। हैदराबाद इस किसी राज्य की राजधानी है, किसी की बपौती नहीं है, नागपुर की तरह जहां से आदेश जारी होता हो। ये देश संविधान से चलता है और संविधान इस देश के हर राजधानी में है, हर प्रदेश में है और देश के कोने कोने में। सबसे महत्वपूर्ण बात कही जो विष्णु शंकर जैन जी हैं, इनके पिताजी भी शायद वकील रहे हैं, तमाम लड़ाइयां लड़ी हैं। शायद नहीं रहे हैं। अरे मैं कंफर्म नहीं हूं तो मैं तो मैंने कंफर्म कर दिया, कंफर्म कर दिया। धन्यवाद, आपका धन्यवाद। भैया ये 144 देशों के कानून से नहीं चलेगा ये देश। ये देश चलेगा हमारे देश के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान से चलेगा। और इस देश के जो सारे धार्मिक लोग हैं उनके रीति रिवाजों को, जिन पे तमाम सारी रियायतें मिली हैं संविधान में, सबको अपने अपने तरीके से जीने का, उसके आधार पे देश चलेगा। आप कोट करेंगे जर्मनी का, आप कोट करेंगे फ्रांस का, आप कोट करेंगे फलाना का, ये सब इस देश में नहीं चलने वाला। ये सब आप ही अडॉप्ट करिए और आप अपने संगठन पे, वो जो संघ है उस पे लागू करिए, क्योंकि जर्मनी से आपका बड़ा प्यार वाला लगाव है और वो दुनिया को भी पता है कि हिटलर के बाद मोदी, सबसे ज्यादा अडॉप्टिंग आप ही हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, और टर्की का जो उदाहरण दिया, तुर्कमेनिस्तान का जो उदाहरण दिया, सुनो, इसीलिए मैंने कहा किसी देश के सिस्टम से ये देश नहीं चलेगा भाई। तो इस्लामिक देश है, इस्लामिक हाँ, देश में चीजें लागू हो रही तो क्या हुआ, और उसमें भारत है, बंद की गई है। इस्लामिक तुम भी ना बोलो भाई। बंद की गई है। वकील साहब रुक जाओ, बैरिस्टर साहब, वकील साहब रुक जाओ, हमें बोलने दो, आप अभी रख लीजिएगा बात। ये देखो सुनो, वही मैं कहना चाह रहा हूं, ना किसी इस्लामिक देश ना किसी अंग्रेजियत के देश, भारत की संस्कृत का अपना ही एक फन है, अपना ही एक तरीका है, अपनी एक तासीर है, अपनी एक संस्कृति है। हिंदू मुसलमान तमाम सारे सिस्टम, सारे धर्मों का संभाव इस देश में मैं जवाब देना चाहता हूं राकेश। एक मिनट विष्णु जी रुक जाइए, एक मिनट विष्णु जी रुक जाइए, और सुनिए, रुक जाइए एक सेकंड, और ज्यादा बातें नहीं कहूंगा मैं इतनी बात कहूंगा, ड्राफ्ट इज वेयर गोइंग, ड्राफ्ट कहां है? डिबेट इतनी क्यों करा रहे हो अगर ड्राफ्ट नहीं है तो? ठीक, चलिए अब मनोज यादव जी एक छोटा सा, एक मिनट विष्णु जी एक बहुत इन्होंने गलत कोट किया और मैं बहुत देर से धैर्य से सुन रहा था। मनोज यादव जी, आपने कहा कि मैंने कहा कि हैदराबाद से नहीं चलेगा देश, मैंने ये कहा था कि हैदराबाद से भी नहीं चलेगा। जब आसिफ सोहेल ने कहा था कि नागपुर से नहीं चलेगा, मैंने कहा हैदराबाद से भी नहीं चलेगा, किसी एक जगह से देश नहीं चलता है। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं हैदराबाद से क्या लेना देना हमारा। ओ भाई साहब, तो आसिफ सोहेल से पूछिए नागपुर से क्या लेना देना। नागपुर से नहीं चलेगा, फतवा जारी होता है ना भाई, हैदराबाद से भी नहीं चलेगा। नागपुर से सरकार चलाने का फतवा जारी होता है। अब सुनिए कहां से किसका, अब सुनिए ना कहां से, अरे छोड़िए मनोज यादव जी, कहां से किसका फतवा जारी होता है मैं कहने लगूंगा, अभी जवाब नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात है, सुन लीजिए भाई मनोज यादव जी, सुनिए, मेरे सवाल का जवाब आपने अभी भी नहीं दिया। दारुल उलूम देवबंद की लाइन, बदरुद्दीन अजमल की लाइन, उस पर आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? बोल रहा हूं, बिल्कुल बोल रहा हूं। कहां बोला? जाहिर सी बात है, साड़ी पहननी पड़ेगी, साड़ी पहननी पड़ेगी, ये बरगलाने वाली बात है कि नहीं? हाँ या ना? सबसे अगर सुनो, साड़ी पहनने का रूल आएगा तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप क्या होगी? ओ भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि यूसीसी से आ गया तो साड़ी पहननी पड़ेगी, हाँ या ना? देखिए, अरे मैं कह रहा हूं, अगर नहीं आप नहीं कहेंगे कि बरगलाने वाली बात है भाई, क्योंकि यहाँ पर आपका मुस्लिम वोट बैंक है। खुल कर कहूंगा भाई, खुल के मत कहो, आराम से कहो, खुल के मत कहो। सब समझते हैं कहने की आदत है, आप किसके लिए बैटिंग करोगे, आप किसके लिए बैटिंग करोगे, ये सब अंडरस्टूड है। काहे के लिए खुल के कहोगे? आराम से बोलो, आराम से ही समझ जाएंगे। राकेश पांडे जी, एक बात बोलता हूं, अभी किसी बीजेपी के नेता ने एक बयान दिया था, आपको याद होगा, कि लड़कियों को शॉर्ट्स नहीं पहनने चाहिए। आपको पता है कितना विरोध हुआ था पूरे देश में? और भाजपाइयों के परिवार ने विरोध किया था।
तो ये साड़ी चलिए मैं संगीत रागी का रुख करता हूं। मत करिए। सुनिए सर, अब मैं अभी 1 मिनट विष्णु जी, बाकी 2 मेहमान वेट कर रहे हैं, मैं आता हूं। रुक जाइए मनोज यादव जी, मैं डिबेट को खींचूं तो खींच सकता हूं कि लड़के गलती हैं, गलतियां हो जाती हैं, कौन कहा था, तो सर वो अलग बातें छोड़ दीजिए, नहीं जवाब आप लोग दे पाएंगे। मैं क्यों नहीं और आप दूंगा? लोग जो टैगिंग करते हैं ना, मैं ऐसे छोड़ देता हूं मनोज यादव जी, तो मत के टैगिंग दिया करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। लिविंग रिलेशन में ऐसा हुआ था। ना मैं उससे प्रवोक होऊंगा, ना मेरे उस पर कोई असर पड़ेगा। हम नहीं डरते चलिए हैं, संगीत हम रागी, डरते नहीं हैं। संगीत रागी हम बिल्कुल नहीं डरता समाजवादी लोग हूं, हैं। बिल्कुल नहीं डरता हूं, नहीं मैं नहीं एकदम डरता हूं। निश्चिंत आप रहिए, क्यों डरोगे? मैं नहीं कह रहा हूं कि आप आपके पास तो गोली, डरिए। बंदूक, संगीत कट्टा, रागी, सब कुछ है भाई। संगीत रागी, ये सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक का प्रेम है। बदरुद्दीन अजमल बरगला रहे कि नहीं बोल पाए मनोज यादव जी। दारुल उलूम देवबंद कह रहा है कि ये मुस्लिमों के लिए आ रहा है, एक और कह रहे हैं ड्राफ्ट नहीं आया, इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, आप मुस्लिम लोगों से पूछेंगे, मुस्लिम नेताओं से पूछेंगे तो बहुत आसानी से टेलीविजन चैनल पर या आम सभा में बोलते हैं गंगा जमुनी तहजीब। और गंगा जमुनी तहजीब में गंगा कौन है, जमुना कौन है, ये आज तक हमें नहीं पता लगा है। लेकिन जिस बाबा साहब के संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं बाबा साहब ने कहा था कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम जो संबंध है, एकात्मता हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इस्लामिक थियोलॉजी ऐसा होने नहीं देगी। मुझे लगता है कि बाबा साहब ने सही पढ़ा था या गलत पढ़ा था ये तो नहीं जानता, लेकिन इस देश के मुसलमान वैसा करने के लिए लगभग तत्पर हैं। बीच में ला रहे हो भाई। सिविल जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में न आपके इस्लामिक तरीके से विवाह पर प्रतिबंध है, न इस्लामिक तरीके से शादी करने पर प्रतिबंध है, उसमें रिचुअल्स में कोई दखल की कोई बात ही नहीं होती है। इसमें सिर्फ यह है कि आप पॉलीगेमी नहीं होगा, एडॉप्शन का तरीका सभी के लिए एक होगा, जो हेरिटेज का जो इनहेरिटेंस का मामला होगा वो सभी के लिए एक होगा। कोई कहता है कि अरे कल से साड़ी पहननी पड़ेगी, इससे बड़ा बेतुका और बेहूदी बहस कुछ हो नहीं सकती है। ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं। एक व्यक्ति एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर में, अंग्रेजी के अखबार में, एक बड़े कल्चरल एक्टिविस्ट ने कल से परसों उनका आर्टिकल पढ़ा था और वो ऐसी तमाम चीजों के बारे में कह रहे थे कि क्या शादियों पर नियंत्रण इस प्रकार से किया जाएगा जैसे ढोल नगाड़े बजते हैं, क्या वैसे ही मुसलमानों के अंदर भी होने चाहिए, अन्य लोगों पर। अरे भाई, इससे कोई लेना ही देना नहीं है। तो इसका बहुत सिंपल सा है कि जैसे क्रिमिनल लॉ के अंदर सभी को, एक ही क्रिमिनल लॉ के अंदर आप सभी हैं, वैसे ही सिविल मामले में जो कुछ है, और संविधान बहुत इसकी बात साफ कहता है। संविधान के अंदर यदि आप फंडामेंटल राइट्स में जाएंगे तो बस संविधान बहुत साफ कहता है कि जो सेकुलर इश्यूज हैं उस पर, सेकुलर इश्यूज पर स्टेट कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है और सब पर एक तरीके से लागू कर सकता है। जो यूसीसी का मामला है वो कहीं से भी आपके रिलीजियस डोमेन में इंटरफेयर नहीं करता है। लेकिन रिलीजियस डोमेन यदि ह्यूमन राइट्स और आज की मानव के बेसिक अधिकारों का हनन करता हो, जैसे पॉलीगेमी, ये बेसिक मानव अधिकारों का हनन करता है। यदि आप जेनिटल म्यूटिलेशन यदि आप करते हैं, किसी महिला के आप कोई बच्ची जन्म लेती है, उसका जेनिटल म्यूटेशन यदि आप म्यूटिलेशन करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे मुस्लिम लड़कियां हैं जो कहती हैं कि बहुत ही असभ्य है ये चीजें। तो ऐसी चीजों पर निश्चित तौर पे कुछ न कुछ इस देश में एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सब पर लागू होना चाहिए, और तमाम मौलाना चाहे जो भी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई भारत के मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था नहीं है, इसलिए इनके बारे में इनकी दृष्टि को या देवबंद को या किसी और को ध्यान में रख करके देश चलाने की बात करेंगे तो ये कभी भी इस प्रकार का रिफॉर्म्स करने की बात करेंगे ही नहीं। वैसा होगा भी नहीं। मानसिकता में ही रिफॉर्म्स नहीं है। और इस देश के आम मुसलमान 1400 साल में अपने आप को नहीं रिफॉर्म करने के लिए तैयार हो, 70 साल में जिन्होंने एक भी रिफॉर्म्स का स्वागत नहीं किया हुआ, आप उनसे आप उम्मीद लगाते हैं कि वो रिफॉर्म्स के लिए तैयार होंगे, तो ये आप मान जाइए ऐसा नहीं होने वाला है। जिस प्रकार से ट्रिपल तलाक के बारे में कानून लाया गया, नहीं वो तो अभी भी परेशानी है आसिफ सोहेल को, वो तो संगीत रागी जी अभी भी परेशानी है आसिफ सोहेल को कि ट्रिपल तलाक पर कानून क्यों आ गया। मैं उस पर इनसे सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले अजहरी साहब आपके पास आता हूं। आप लोग सर लोगों को, आम मुस्लिमों को एजुकेट नहीं कर रहे कि भाई तीन तलाक हो या दूसरे कानून हो, या फिर आप यूसीसी की बातचीत कि यूसीसी कैसे एंटी मुस्लिम है।
बस आप मस्जिद मस्जिद सर स्कैनर लगा रहे हैं, बारकोड लगा रहे हैं कि स्कैन करो, विरोध करो। लाखों मुस्लिम ऐसे मिल गए जो कह रहे हैं कि सिर्फ मौलाना साहब ने कह दिया इसलिए विरोध कर रहे हैं। पूछिए उनसे यूसीसी में क्या है, वो नहीं बता पा रहे हैं। हकीकत यह है, आपको भी नहीं पता। हकीकत यह है, मनोज यादव जी अभी कह रहे थे ड्राफ्ट लाइए, आसिफ सोहेल को भी नहीं पता, लेकिन मुस्लिमों को भड़काने की बात है तो आप लोग सबसे आगे। मगर आपको मालूम है, ऐसा लग रहा है, हम लोगों को तो नहीं मालूम वाकई में। और ये आप लोगों को मालूम है क्योंकि आपके पास स्पेशल आया है, कोई ऐसी चीज आई है इस पर आप बहस करा रहे हो। बहस जब ड्राफ्ट नहीं है, जब आप सबको पता रहेगा, फिर जब आपने इस बात भाई सोहेल भाई, मैं जरा कह लूं, राकेश भाई, सबसे अहम बात यह है, जैसे कि मैंने सुना तो नहीं था, अभी आपने जवाब दिया था नागपुर और आंध्र प्रदेश के ताल्लुक से, हैदराबाद के ताल्लुक से। जैसे जवाब किन्हें देना चाहिए? जैसे आप तो यहाँ डिबेट करा रहे हैं, आप सालिस हैं, आप काजी हैं, यहाँ पे आप यहाँ जज की हैसियत रखते हैं। आपको बीच में जवाब देने की जरूरत क्या? कभी आप हमारी तरफ से कभी नहीं बोलते हैं। आप इसकी आप वजह बताएंगे? हमारे खिलाफ ही बोलेंगे। हम खुद बोले तो सवाल आपका हमसे ही होगा, हमारे सवालों में से सवाल आप निकाल देंगे। थोड़ा हम पर भी दया आप कीजिए, हम भी इसी देश के वासी हैं, हम भी यहीं पर रहते हैं। नहीं, अजहरी साहब आप हमारे भाई हैं भाई। अजहरी साहब आप हमारे भाई हैं, और इस देश में यकीन रखिए कि कोई भी एंटी मुस्लिम बात करेगा, मैं सबसे आगे खड़ा रहूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा, एकदम यकीन करिए। लेकिन मेरा नहीं सर, इसलिए क्या बरगलाते हैं? बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं कि साड़ी पहननी पड़ेगी, हद स्थिति है। मतलब इस देश के लोग मूर्ख है क्या? मूर्ख समझ कर रखा है क्या इस देश के लोगों को? देखिए, अभी आपने भी कहा, मेरा भी यही मानना है, ड्राफ्ट नहीं आया है, लोग अपने अपने तरीके से समझ रहे हैं, ड्राफ्ट आएगा, सही बात सामने आ जाएगी, कुछ भी कह देंगे। क्यों परेशान हो रहे हो? ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद यहीं से अजहरी साहब आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा और ये सवाल पूछूंगा कि दारुल उलूम देवबंद, आप कह रहे हैं कि हमारे पास स्पेशल आया है, तो दारुल उलूम देवबंद के बाद कौन सा स्पेशल चला गया जिसमें उन्होंने कहा है कि यूसीसी जो आ रहा है ये विवाह, तलाक, विरासत को नियंत्रित करने वाला कानून है? तो जाकर जरा पूछिएगा, और पूछेंगे क्या, ये सवाल आपसे ब्रेक के बाद पढ़ते हैं। लगातार बड़ी चर्चा यूसीसी पर जारी है और इस सवाल के साथ कि इस देश में क्या सिर्फ यूसीसी को लेकर बरगलाया जा रहा और 24 के लिए वोट बैंक को सेट किया जा रहा? अजहरी साहब, मैं वहीं से शुरू करता हूं। ब्रेक से पहले मैंने जो कहा था, आपने कहा कि हमारे पास स्पेशल आया, तो जरा दारुल उलूम देवबंद से पूछेंगे कि उनके पास कौन सा स्पेशल ड्राफ्ट गया कि उन्होंने ये कह दिया कि ये विवाह को नियंत्रित करने वाला है, ये तलाक को नियंत्रित करने वाला है, ये विरासत को नियंत्रित करने वाला है। और अगर नियंत्रित हो ही रहा है तो दिक्कत क्या है भाई? चलिए, दारुल उलूम देवबंद ने जो कहा वो तो कहा। अकाली दल से पूछा आपने, कांग्रेस से पूछा आपने, नागालैंड में जो विरोध हो रहा है उसके बारे में आपको क्या जानकारी नहीं है? पूरा नॉर्थ ईस्ट चीख रहा है, आपको नहीं मालूम है क्या? साउथ इंडिया के, मैंने किससे क्या पूछा नहीं पूछा ये चिंता करना आपका काम नहीं है सर, वो मैं चिंता कर लूंगा। जब कांग्रेस के लोग जाएंगे उनके हिस्से का सवाल पूछ दूंगा, नागालैंड के लोग जाएंगे उनके हिस्से का सवाल पूछ दूंगा। अभी आपके हिस्से का सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए मुझे। मैंने भी आपसे सवाल किया, जवाब नहीं, सवाल करने नहीं बुलाता हूं सर। आप सवाल करने सर प्लीज माफ करिएगा, मैं सवाल करने के लिए पैनलिस्ट को नहीं बुलाता हूं। जवाब में से कोई सवाल देशवासी, लेकिन आप सवाल के बदले सीधे सवाल करेंगे, ये नहीं होता है डिबेट में। वहां के लोग देशवासी मैंने आपके हिस्से का सवाल पूछा, क्या आपने दारुल उलूम देवबंद से पूछा? आपके हिस्से का सवाल है कि क्या इस देश के मुसलमानों को आपने एजुकेट किया और बताया कि क्यों यूसीसी उनके खिलाफ है, या सिर्फ मस्जिदों पर बारकोड लगाएंगे? जिस तरह से मीडिया ने हवा उड़ाई है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने ये हवा उड़ाई है, भाई कोई हवा नहीं है। आता हूं मनोज जी, कोई हवा नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैं आपके विरोध का स्वागत करता भाई। अजहरी साहब ने आपके विरोध का स्वागत करता अगर आप इस देश के मुसलमानों को ये बताते कि यूसीसी कैसे उनके खिलाफ है, कैसे इस्लाम के खिलाफ है। पॉइंट वाइज आप देश के सामने आते हैं, आप नहीं आते हैं सर। आप बारकोड लगाते हैं मस्जिदों पर, अपना ड्राफ्ट आप कहते हैं फॉरवर्ड करो। आप दारुल उलूम देवबंद से नहीं पूछने जाते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि दारुल उलूम देवबंद ने क्या कहा है, वो बात जो उन्होंने कही है,
हवा जो आपने चैनलों के जरिए फिर वही बनाई बात है। उस पर उन्होंने बोला है। भाई फिर वही बात है, उन्होंने- मतलब आप उनके- चाहते हैं उनके पास कोई ड्राफ्ट नहीं अच्छा है। एक छोटी उनके सी बात, पास कोई ड्राफ्ट एक नहीं छोटी है। सी बात, एक उनके छोटी सी पास बात, भी कोई ड्राफ्ट नहीं एक है। छोटी सी बात अब्दुद्दीन अजमल के पास भाई, कोई एक भी छोटी सी ड्राफ्ट बात, नहीं है। आप आपके चाहते पास हैं भी इस देश कोई में ड्राफ्ट 3 तलाक नहीं है। जैसा जिस कानून तरह नहीं होना से आप चाहिए, यहाँ बहस आप कर रहे हैं, आप चाहते हैं इस उन्होंने देश में, पूरी बहस कैसे अरे बन रुकिए गए? ना भाई, जो उसमें 3 बातें हैं, इस देश में आप चाहते हैं कि 3 तलाक जैसा कानून नहीं होना चाहिए, जिसको जब मन किया जैसे किया तलाक दे दो, जब मन किया तीन दूसरी तलाक का पत्नी को कानून घर में आप लेकर ले चले आए। आओ, ये छूट तीन चाहते हैं तलाक आप। कानून आप सुन तो ले आप। 3 तलाक का कानून आप ले आए, हमने विरोध किया, आप ले आए, अब ले आए तो ले आए। अरे हमने- विरोध क्यों किया हमने भाई? उसको मान लिया। 3 तलाक मुस्लिम विरोध- महिलाओं के विरोध- खिलाफ नहीं है क्या? जब मन किया 3 तलाक बोल दिया, जाओ हटो, हो गया क्या? नजर आता है, अजीब स्थिति है, आपको नजर आता है साहब, अजीब स्थिति है। क्या आपको आता है नजर? या चलिए, हमारी महिलाओं की मनोज- फिक्र है आपको, जिन्होंने एक मिनट, विष्णु जी आता हूं, मनोज यादव जी काफी देर से इशारा कर रहे हैं। मनोज यादव जी अपनी बात रखिए, फिर विष्णु जैन जी रुक जाइए, हो गया, ठीक है मनोज जी। देखिए, मैं कुछ अहम बिंदुओं पर डिबेट में लाना चाहता हूं, उस पर चर्चा भी हो और जवाब भी हो। जो बहुत महत्वपूर्ण लोग सरकार के बैठे हैं वो जवाब दें। यूसीसी आएगा तो यूसीसी क्या बनाएगा? सिर्फ अल्पसंख्यक समाज के लिए आएगा, या जो समाज में आपने रीति और कुरीति की बात की किसी ने इस डिबेट में, कुरीतियों के लिए आएगा? तो अभी मैंने एक न्याय होते देखा था कि सड़क पे जुम्मे की नमाज अगर कोई हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पढ़ लेते थे तो बड़ी दिक्कत होती थी, कुछ गैस जैसी बन जाती थी, खट्टे डकार भी आने लगते थे यहां से नागपुर तक। अब क्या सड़क पे कांवड़ नहीं हो रही है क्या? सड़क बंद है या नहीं बंद है? जब वहां पे रात को जलसे होते हैं सड़कों पे, तमाम सारे जगराते होते हैं, तमाम सारे प्रोग्राम सड़कों पे होते हैं, हमारे ही तमाम सारे जानने वाले लोग हैं जो सड़कों पे बारात रुकवा देते हैं, तो क्या दिक्कत नहीं होती है? गैस नहीं बनती है क्या? पार्कों में मंदिर बने हैं लखनऊ में, और ये मैं विरोधात्मक बात नहीं कर रहा हूं, मैंने किसी मस्जिद को सरकारी पार्क में बने नहीं देखा, लेकिन मंदिर मैंने सैकड़ों देखे पूरे लखनऊ में। और राकेश पांडे जी, मैं हिंदू हूं इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, इसको क्लियर कर दे सरकार, क्या एक धर्म के लिए रियायतें हैं और दूसरे धर्म के लिए इस देश में रियायतें नहीं है? ये मैं सवाल जानना चाहता हूं सरकार से। ठीक है, कैसे लाओगे और किसी को कैसे विश्वास में लेके आओगे? ठीक है, विष्णु शंकर जैन जी। मैं यहाँ पे मनोज जी मेरे सीनियर हैं, तो मैं उनसे बहुत अदब से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, बहुत सीरियसली, बिना कोई पर्सनल अटैक किए हुए। सर, क्या आप फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन का सपोर्ट करते हैं कि विरोध करते हैं? सर, क्या आप हलाला का विरोध करते हैं कि सपोर्ट करते हैं? सर, क्या आप पोलीगैमी का सपोर्ट करते हैं कि विरोध करते हैं? सर, क्या आप जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है मुस्लिम वुमेन का, जो 1/6 और 1/8 है, क्या आप उसका सपोर्ट करते हैं कि विरोध करते हैं? सर, क्या जो मुस्लिम वुमेन को राइट ऑफ डाइवोर्स मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है, उसका आप सपोर्ट करते हैं कि विरोध करते हैं? मेरे इन 5 सवालों का प्लीज जवाब दे दे। मैं कोई तू मैं की डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता। मनोज जी। जैन साहब, आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है और वो बड़ा स्पष्ट है। अगर इस देश में किसी भी समाज के, किसी भी खाप के, किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के लोगों को कोई प्रॉब्लम है, अगर वो संविधान की आईपीसी की धारा के तहत चला गया तो किसी का कोई कानून नहीं चलता है, भारत के देश के संविधान का कानून चलता है। तो यही तो प्रॉब्लम है सर, यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जो है इस समय हो रहा है। रुक जाओ, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दो। मैं कह रहा हूं, अगर किसी महिला के साथ कोई गलत होता है, आप उसको हलाला नाम दे रहे हैं, मैं एक्सेप्ट कर ले रहा हूं कि हलाला जैसी चीज गलत होगी, इसलिए आप इस बात को कह रहे हैं, लेकिन अगर वो महिला, रुक जाओ, पहले बात तो सुनो, इसी पे यूनिफॉर्म सिविल कोड, पहले बात सुनो ना, बात सुनो पहले बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे? अगर वो महिला जिसके साथ गलत हुआ है, या जिसको ये फीलिंग्स आई है कि मेरे साथ गलत हुआ, जाती हुई, अगर वो कानून के समक्ष जाती है तो आईपीसी की धारा और संविधान के कानूनों के तहत उसके साथ न्याय होगा या नहीं होगा? ये आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? मैं जवाब दो, होगा कि नहीं होगा न्याय? मैं यहाँ पे डिबेट क्या हो रही है? यहाँ पे डिबेट ये हो रही है कि हलाला होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे डिबेट ये हो रही है कि ये बताओ, आप म्यूटिलेशन होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे डिबेट ये हो रही है, चलो रुको, क्या मांगलिक लड़की की कुत्ते से शादी होनी चाहिए? एक मिनट को, मांगलिक लड़की की कुत्ते से शादी होनी चाहिए? वो सुप्रीम होनी चाहिए। अरे रुक जा, पहले मेरी बात सुन लो भाई, मैं कह रहा हूँ मांगलिक लड़की की कुत्ते के साथ शादी होनी चाहिए क्या? मैं इतनी देर तक बीच में नहीं आ रहा था, रुक जाइए, लड़की की शादी करवानी चाहिए? सबकी आवाज डाउन, सबकी आवाज डाउन, कहानी वाली बात करते हो। अरे नहीं हो गया, सबकी आवाज डाउन, सबकी आवाज डाउन। ऐसे नहीं होता है भाई। मनोज यादव जी, आप कुत्ते तक पहुंच गए, जो सवाल उन्होंने पूछा था उसका जवाब दे नहीं पाए। संगीत रागी जी, आप इशारा कर रहे हैं, फिर आसिफ भाई आपके पास आता हूं।
देखिए, अभी आपके पैनल पर एक व्यक्ति ने कहा, मैं व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी नहीं करता, कि भाई मंदिर पार्कों में बन गए हैं, जो है वो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में आता है? बंधुवर, ये सारी बातें यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में आती ही नहीं है। यदि आप इस प्रकार से डिबेट करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको यूनिफॉर्म कोड की समझ ही नहीं है, आप जानते ही नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है। ये बेसिक समझ जिसको नहीं है वो कायदे से बेसिक और सारी समझ है, मालूम है। मेरी आवाज डिबेट पर नहीं आना चाहिए। और प्लीज, मैं क्या आज उनके प्रवक्ता यहाँ पे इस देश की रीतियों के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर नहीं है। अभी संगीत रागी जी, मनोज यादव जी प्लीज। मनोज यादव जी, आपकी जानकारी के लिए सर, आप लोग बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, इस कोड का नाम क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड सर, कॉमन रिलीजन कोड नहीं है, यूनिवर्सल रिलीजन कोड नहीं है, ये मैं बार बार कहता हूं, लेकिन आप लोग इधर उधर घुमाएंगे। संगीत रागी जी अपनी बात पूरी करिए। रुक जाइए मनोज यादव जी प्लीज सर, रुक जाइए। बहुत समय आपने बोला 20 सेकंड और संगीत रागी जी, फिर मैं आसिफ भाई आपके पास आऊंगा। सिर्फ संगीत रागी की आवाज होने आ रहा है, सिर्फ संगीत रागी की आवाज होने आ रहा है। एक मिनट रुक जाइए, सिर्फ संगीत रागी। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तरफ से बात की जा रही है, मुझे लगता है कि उन्होंने एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित एक भी प्रश्न का जवाब उन्होंने नहीं दिया है। या तो उनको समझ नहीं है, या वो जानबूझ करके अनजान बने रहना चाहते हैं राजनीति के तहत। सवाल यह है कि देवबंद का विरोध ये अपेक्षित है सर, ये आप देवबंद से अपेक्षा करें कि भारत के अंदर सभी नागरिकों को समान कानून के तहत लाया जाए, ये देवबंद जैसे कट्टरपंथी संगठन से आप उम्मीद कैसे करते हैं? आप ये मत भूलिए कि देवबंद भारत और देवबंद पाकिस्तान दोनों के सिलेबस एक हैं, और देवबंद पाकिस्तान जो है वो खुलेआम तबलीगे तालिबान और जैसे मोहम्मद का सपोर्ट करता है। ये हमारे यहाँ चूंकि भारत के बहुसंख्यक हिंदू समाज है, इसलिए जो टेररिज्म का ये एक मुखालफत करते हैं, लेकिन अभी भी 11वीं सेंचुरी का जो एग्रेसिव जिहाद है उससे संबंधित थोड़ी सी वक्त की कमी है, आसिफ भाई, विष्णु जी वक्त की कमी है, विष्णु जी वक्त की कमी है। आसिफ भाई, बहुत एक छोटा सा सवाल, आपने थोड़ी देर पहले कहा था 3 तलाक पर 5 साल जेल, कहीं ऐसा है क्या? मतलब आप चाहते हैं कि जब मन किया किसी महिला को छोड़ दे, इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए देश में? सर देखिए, आपको तीव्र तलाक तो होना नहीं चाहिए, मजबूरी में तलाक होता है, पर आपको लिव इन रिलेशनशिप के लिए भाई आप सुनिए सर, नाजायज ताल्लुकात रखने के लिए इजाजत है। जहां लॉ ऑफ लैंड की बात होती है, कानून की बात होती है, प्रोसेस होता है। नहीं मन किया 3 तलाक बोल दिया, व्हाट्सएप कर दिया, कॉल पर बोल दिया, 3 तलाक में नजर आती है। सुनिए, ऐसे नहीं होता है, प्रोसेस की बात करिए। संविधान से चलने वाले देश में आप हैं, तालिबानी देश में आप नहीं हैं। वक्त इतना ही है सर, अभी ये चर्चा आगे चलती रहेगी, हर दिन कोई ना कोई नेता बोलते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से बयान सामने आए हैं ये सिर्फ बरगलाने वाले, जबकि भाई खुद कहते हैं कि ड्राफ्ट लाइए, ड्राफ्ट नहीं है, फिर भी कहेंगे साड़ी पहनना पड़ेगा, फिर भी बारकोड लगेगा। देश के लोगों को, मुसलमानों को नहीं समझाएंगे कि भाई ये कैसे एंटी इस्लामिक है, पहले समझाइए, तब उन्हें कहिए कि गलत लग रहा है तो विरोध करो। वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।